हमारे बड़े भाई हसमुख गहलोत जी की यह संकल्पना है कि पूरा शहर हिंदुस्तान में पहला यूको मंगल मूर्ति का कार्यक्रम मना। मैं आज यहाँ पर जो हसमुख भाई ने इको मंगल मूर्ति अवेयरनेस कैंपेन जो यहाँ पर शुरू किया है, उसका मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। पहले तो मैं इस नेक काम की शुरुआत करने के लिए हमारे पूर्व महापौर उप महापौर मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हसमुख गहलोत जी को मैं धन्यवाद करूंगा। वेस्ट होता है वो उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, वो सब चीजें रिसाइकलेबल है। मूर्तिकारों को साड़ू की मूर्ति निशुल्क देने की जो घोषणा की है, ऐसी घोषणा इस बार मीरा भाईंदर महानगर पालिका के द्वारा भी की जानी चाहिए। हमारी संस्कृति हमारी जवाबदारी। मीरा भाईंदर में तेरा तुझको अर्पण के प्रेरक मीरा भाईंदर महानगर पालिका में रह चुके पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत द्वारा पर्यावरण को बढ़ावा देने की गरज से मीरा भाईंदर महानगर पालिका मेकिंग द डिफरेंस तथा विहान फाउंडेशन के सहयोग से मीरा भाईंदर स्थित मतलब मीरा रोड में बप्पा साहिब धर्माधिकारी हॉल में मंगल मूर्ति सीजन 2 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मीरा भाईंदर के विधायक अर्थात मीरा भाईंदर 145 के विधायक नरेंद्र मेहता द्वारा किया गया। ऐसे हसमुख गहलोत की संकल्पना को यदि हम देखें तो वह ऐसा चाहते हैं कि एक समय ऐसा है जब मीरा भाईंदर में पूर्ण रूप से इको फ्रेंडली गणपति ही बनाए जाए और उसे विसर्जित किया जाए ताकि पर्यावरण को बढ़ावा मिल सके। आइए हम समझते हैं आज के इस कार्यक्रम को। यह हमारा सीजन 2 है और हमारे बड़े भाई हसमुख गहलोत जी की यह संकल्पना है कि पूरा शहर हिंदुस्तान में पहला यूको मंगल मूर्ति का कार्यक्रम मनावे, ऐसा हमारे शहर में हो, जिससे जो गणपति बप्पा का जो हमारे आराध्य देव हैं उनका अपमान भी ना हो और आने वाले समय में हम अपने आने वाले बच्चों को भविष्य उनका पूरा प्राकृतिक रूप से दे सकें, जिससे एनवायरनमेंट शुद्ध रहे और स्वच्छ सुंदर मीरा भाईंदर बने। इसी परिकल्पना के साथ यह द्वितीय वर्ष यूको मंगल मूर्ति का कार्यक्रम हम सभी ने मिलकर आयोजन किया है और बहुत बहुत साधुवाद इसलिए बड़े भाई हसमुख गहलोत जी को, और पूरे शहर में ऐसी कार्यक्रम चलता रहे, इसके लिए हम सभी यहाँ जन जागरूकता अभियान में शामिल हुए हैं। नमस्कार। वैसे हसमुख गहलोत इस प्रकार का यह अभियान पिछले 7 वर्षों से चले हैं और उन्होंने एक ऐसा प्रण लिया था कि वे कभी भी गणेशोत्सव के दौरान ऐसे पंडाल में दर्शन करने नहीं जाएंगे जहां पर इको फ्रेंडली गणपति बापा की मूर्ति ना हो। अभियान का यदि हम देखें तो असर इस रूप में हमें देखने को मिला कि वर्ष 2023 में पूरे मीरा भाईंदर में 980 इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियों को लोगों ने प्रतिसाद दिया। उसी प्रकार से यदि 2024 की मैं बात करूं तो पूरे मीरा भाईंदर शहर में 2500 से अधिक लोगों ने इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियां बनाई जो समुद्र देवता में विसर्जित की गई। वैसे हसमुख गहलोत का यह सपना है कि वे जिस शहर से उप महापौर बने, जिस शहर ने उनको प्रतिनिधित्व दिया, उस शहर में गणेशोत्सव के दौरान 100% लोग मंगल मूर्ति गणेश मूर्ति अर्थात पर्यावरण अनुकूल गणेश मूर्ति, इको फ्रेंडली गणेश मूर्ति बनाएं ताकि इस शहर का नाम
न केवल मीरा भाईंदर, न केवल महाराष्ट्र, बल्कि पूरे देश में इस प्रकार की चर्चा हो कि मीरा भाईंदर में 100% इको फ्रेंडली अर्थात पर्यावरण अनुकूल गणेश मूर्तियां बनाई जाती है। वैसे गणेश चतुर्थी एक ऐसा त्योहार है जिसके दौरान भगवान श्री गणेश की मूर्तियों को पूजा के पश्चात पानी में विसर्जित किया जाता है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बायोडिग्रेडेबल होती है, जो पानी में रहने वाले जीवों को नुकसान पहुंचाती है, जबकि पर्यावरण अनुकूल मूर्तियां अर्थात इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियां को जब यानी पानी में विसर्जित करते हैं तो समुद्री जीव, नदियों के जीव को कोई क्षति या हानि नहीं पहुंचाती। मान्यता है कि मिट्टी से बनी हुई गणेश मूर्तियां पंच तत्वों से बनी हुई होती है। इसमें जल, वायु, भूमि, अग्नि, आकाश तत्व मौजूद रहते हैं। इसलिए ऐसी मूर्तियों की पूजा करने से हम जिस उद्देश्य से भगवान की पूजा करते हैं उस कार्य में सिद्धि मिलती है। और मिट्टी के बने हुए गणेश अर्थात कि इको फ्रेंडली गणपति की पूजा करने से हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। यही प्लास्टर ऑफ पेरिस अथवा अन्य केमिकल से बनी हुई मूर्तियों से समुद्र या नदियां या तालाब का पानी दूषित होता है। हमारे ब्रह्म पुराण और महाभारत के अनुशासन पर्व में यह कहा गया है कि नदियों को गंदा करने से दोष लगता है। इसलिए हमें चाहिए कि यदि हम भगवान गणपति बाप्पा की सच्चे मन से, श्रद्धा से पूजा करना चाहें तो पर्यावरण अनुकूल गणेश मूर्तियां ही एक अच्छा पर्याय है। वैसे भारत विविधताओं का देश है। इस देश में 365 दिन कहीं न कहीं कोई न कोई उत्सव जरूर रहता है और इस प्रकार के उत्सवों से हमें रोजगार मिलता है। चाहे गणेश उत्सव हो तो गणेश मूर्तियां बनाने वालों को रोजगार मिलता है। जैसे कि कुंभ हुआ, उस कुंभ में 66 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई तो वहां भी लोगों को रोजगार मिला। लेकिन सामान्यतया होता यह है कि जब मूर्तिकारों से बात करते हैं तो उनकी एक ही दिक्कत रहती है। उनका ऐसा मानना है कि यदि हम इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाते हैं तो यह काफी महंगी पड़ती है। हालांकि उनकी बात भी सत्य है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं यह सोचना पड़ेगा कि भगवान गणेश की मूर्ति बड़ी हो चाहे छोटी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। भगवान गणेश तो गणेश है जो रिद्धि और सिद्धि के दाता है। इसलिए हमें यह समझना पड़ेगा कि हम पर्यावरण अनुकूल गणेश मूर्तियां कैसे स्थापित करें और उसी प्रकार से सबको रोजगार भी कैसे मिले, इस बारे में भी हमको यह सोचना पड़ेगा। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना, पर्यावरण ही जीवन है। पर्यावरण है तो सब कुछ है, यदि पर्यावरण नहीं है तो प्रकृति बेजान है। जी ने जो अभी मीरा भाईंदर महानगर पालिका में गणेशोत्सव में मिट्टी की मूर्तियों को प्रोत्साहन देने के लिए जो कार्यक्रम रखा है वो बहुत ही स्तुत्य कार्यक्रम है।
मैं इस बारे में एक सलाह और देना चाहता हूँ कि जैसे कि बृहन मुंबई महानगर पालिका ने मूर्तिकारों को साड़ू की मूर्ति निशुल्क देने की जो घोषणा की है, ऐसी घोषणा इस बार मीरा भाईंदर महानगर पालिका के द्वारा भी की जानी चाहिए, जिससे कि मूर्तिकारों को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो खर्चा है वह कम होता है, इसलिए वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाते हैं। तो वो भी आगे जाकर साड़ू की मूर्तियों की मूर्ति बनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे और इस तरह पर्यावरण का संरक्षण होगा और यह उद्देश्य भी पूरा होगा। मैं आज यहाँ पर जो हसमुख भाई ने मंगल मूर्ति अवेयरनेस कैंपेन जो यहाँ पर शुरू किया है, उसका मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। और वो बहुत ही क्रेडिट के पात्र हैं कि इस तरह की प्रचंड एक जो इशू एनवायरनमेंट को खराब करने वाला इशू जो चल रहा था, उसको उन्होंने कुछ साझा करके, कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों तक साझा करके ये बहुत ही अच्छा काम किया है। और मैं धन्यवाद देती हूँ उनको कि आगे आने वाली जनरेशन इसको इको फ्रेंडली गणेश फेस्टिवल के रूप में देखे। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस नेक काम की शुरुआत करने के लिए हमारे पूर्व महापौर उप महापौर, मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हसमुख गहलोत जी को मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ये परंपरा हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में खास करके सदियों से चली आ रही है, जहाँ पे इस तरीके से पीओपी के गणपति जी का आगमन हमेशा होता था। और उससे बहुत सारे ऐसे, जब उनका विसर्जन होता था तो उसमें बहुत सारे ऐसे जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचता था। उसमें जो कलर का केमिकल्स वगैरह होता था, उसकी वजह से बहुत सारी इश्यूज होते थे। उसके साथ साथ हमारे आराध्य का जो है वो एक अपमान होता था, जब वो समुद्र के किनारे जब वो सब मूर्तियां वापस से आती थी तो टूटी फूटी आकार में वो सारी चीज़ें दिखती थी। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें हमारी आस्था को भी ठेस पहुँचती थी। तो ये जो एक अभियान उन्होंने चलाया है बहुत सराहनीय है, और हम सब पूरा मीरा भाईंदर जो है इस चीज़ को बहुत ही पॉजिटिव लेके चल रहा है। और हमारे इस अभियान को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ग्रैब करें और सभी जो है इको फ्रेंडली मूर्ति लाएं, ताकि हम जब विसर्जन करें तो वो उनका बराबर से विसर्जन हो सके। मुझे एक चीज़ बताएंगे, आज हम यहाँ पे पर्यावरण को लेके जो गणेश मूर्ति का आयोजन यहाँ पे हुआ है, इस हिसाब से हम लोग एमटीडी यहाँ पे कुछ ड्राई वेस्ट है, कुछ वेट वेस्ट है, देन कुछ डस्टबिन मुझे दिख रहा है। तो मुझे बताएंगे कि ड्राई वेस्ट किस तरह से होता है और उसका क्या यूज़ होता है, और वेट वेस्ट का क्या यूज़ होता है? जी, तो वेट वेस्ट जो होता है ना, वो हमारे किचन से निकलने वाले सभी तरह के जो चीज़ें होती है, जैसे कांदा, टमाटर या आलू, इन सब के जो बचे कुचे छिलके होते हैं, जो सब्जियां हम बना लेते हैं, वो सारी चीज़ों का वेट वेस्ट होता है। ड्राई वेस्ट सूखा कचरा होता है, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, पेपर कप्स हो गए, वो सारी चीज़ें ड्राई वेस्ट में आ जाती है। तो जो ड्राई वेस्ट होता है वो उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, वो सब चीज़ें रिसाइकलेबल है। बट अगर हम उसे मिक्स करके डालते हैं तो मुश्किल हो जाता है उनको रिसाइकल करना, इसलिए हमें उसे ड्राई वेस्ट को उसके ड्राई वेस्ट के बिन में और वेट वेस्ट को वेट वेस्ट के बिन में ही डालना चाहिए। जहाँ पे वेट वेस्ट जो है उसका हम यूज़ कंपोस्टिंग बिन से कर सकते हैं, उसका हम फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं इस टम्बलर के मदद से, जो यहाँ पे टम्बलर रखा है।
इस पे टोकता हूँ मैडम। अभी आपने प्लास्टिक की बात की। प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जिसे हटाया नहीं जा सकता, जी। हैंडल किया जा सकता कम किया जा सकता है। आज आपकी जो रसोई घर है जी। उसमें भी चारों ओर आप देखेंगे जी। तो आपको प्लास्टिक मिलेगा। जी। अब इस प्लास्टिक को हैंडल करने के लिए आप शहर को क्या सकते? प्लास्टिक को हैंडल करने के लिए हमने तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो जो सब्जी वाले रहते हैं हमको प्लास्टिक के बैग्स देते हैं। तो प्लास्टिक की बैग को पहले वहाँ से जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ पे अवॉइड करने के लिए हम लोग ने थैला बैंक बनाया हुआ है। गिव मी वन थैला बैंक। उस थैला बैंक में ना सर कैसा है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। ये जो थैला बैंक आप देख रहे हैं वो थैला बैंक आपको 100% रिसाइकल और ये आपको 25 रुपीज़ डिपॉजिट में मिलेगा। आप जब आप उस वेंडर को वापस देंगे तो वेंडर आपको 25 रुपया दे देगा। थैला बैंक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके घर में जो नहीं यूज़ होने वाले कपड़े, साड़ी, जीन्स, पैंट या जो भी है उससे बनाया जाता है। इसे हम दो माध्यम से यूज़ करते हैं। एक तो प्लास्टिक को हम लोग फ्री कर रहे हैं, दूसरा इसी से हम थैला बनाते हैं और ये थैला बनाने वाले उन औरतें हैं जो घर पे काम करती है। तो एक कंकर से हम लोग दो निशान कर रहे हैं, एक तो पर्यावरण भी मुक्त कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन औरतों को भी हम रोजगार दे रहे हैं इस थैला माध्यम के